श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। अभी मित्रों क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। सचिन गुंडे इनका सवाल है कि अभी महाराष्ट्र में आरे कॉलोनी में पेड़ काटे जा रहे हैं, उसके लिए काफी पर्यावरणवादी लोग उसका विरोध कर रहे हैं। इसके बावजूद पेड़ काटे जा रहे हैं, तो क्या विकास के लिए ऐसा करना उचित है? सबसे बड़ी बात ऐसी है कि विकास का मतलब क्या है और पर्यावरण का मतलब क्या है, यह हमको समझना होगा। पर्यावरण का मतलब ऐसा है कि हम इंसान इस पृथ्वी पर पैदा हुए, यह कोई एकमात्र जीव नहीं है, हम कोई इस पृथ्वी के, इस अर्थ के मालिक नहीं हैं। हम इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं, इसलिए हमें जीने का हक है, लेकिन हमने इस ढंग से जीना चाहिए कि आगे की आने वाली पीढ़ियां और हमसे अलग जो जीव जंतु है, प्राणी है, उनका जीने का अधिकार हमने नहीं छीनना चाहिए। यह पर्यावरण का सही उद्देश्य होता है। यानी हमें जो जगह मिली है, जैसे हम किसी एक जगह पर रहते हैं, ये जगह हमारे मालिकियत की नहीं है, तो हमारी क्या होनी चाहिए अवस्था, हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए कि उस जगह का अच्छा उपयोग करें, और जब हम छोड़कर जाए तो दूसरा कोई व्यक्ति वहां आए तो उसको भी उसका अच्छे ढंग से उपयोग करने का अवसर हम प्रदान करें। इस ढंग से हमने हमारी पृथ्वी की ओर देखना चाहिए। यह गांधी जी का आग्रह था। इसलिए गांधी जी हमेशा कहते थे कि हमको जितना आवश्यक है उतना ही इस धरती से लो। हालांकि हम अनाज लेते हैं वो भी धरती से लेते हैं, धरती में बीज डालते हैं, तो बीज डालते हैं, हम मेहनत करते हैं, इसलिए अनाज नहीं उगता है। धरती वो अनाज हमें देती है, हमेशा ये धरती अनाज देती रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, उसके भी कुछ नियम है। तो उन नियमों को ध्यान में रखकर जितना हमें आवश्यक है जीने के लिए उतना ही हमने धरती से लेना चाहिए, उससे ज्यादा लेना नहीं चाहिए। इसलिए ये जो पश्चिमी सभ्यता है, जिसको शारीरिक भोग का बहुत महत्व लगता है, पश्चिमी सभ्यता में शारीरिक भोग को महत्व दिया जाता है और उसके लिए पर्यावरण को लूट लिया जाता है। ये बात गांधी जी ने अपने ग्राम स्वराज्य में कही है 1905 में, गए शताब्दी में कही है। तो इसलिए सादा जीवन जीना चाहिए, विकास यानी मानव जाति का विकास होना चाहिए, हर व्यक्ति को जीने का अच्छा अवसर मिलना चाहिए, लेकिन हमने नेचर को निचोड़ना नहीं चाहिए, इसका एक संतुलन हमने रखना चाहिए। हर व्यक्ति का विकास, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार, और जिसमें नेचर को निचोड़ा नहीं जाएगा। नेचर का संतुलन बनाए रखेंगे, आगे की पीढ़ियों को उसका फायदा मिलना चाहिए। अभी हम बड़े पैमाने पर नेचर को निचोड़ रहे हैं, सभी अर्थों से। जंगलों का प्रमाण हमने बहुत बड़े पैमाने पर नष्ट किया है। जंगल अगर नष्ट हो गए, प्राणी जगत बाकी का खत्म होगा, पर्यावरण का जो संतुलन है वो जाएगा, और सबसे बड़ा पूरे वायुमंडल में फर्क तैयार होगा, क्योंकि जितने बड़े पैमाने पर जंगल हो गए उतने बड़े पैमाने पर वह प्राणवायु उपलब्ध होगा, जो जीने के हमारे आवश्यक है हमें
प्रदूषण कम होगा, जंगलों में वो सामर्थ्य होता है। लेकिन हमारी विकास की प्रक्रिया देहात की ओर से शहरों की ओर चलने की जो रही, उसमें प्रदूषण बढ़ता गया, जंगल कम होते गए, पेड़ हम घर बांधने से लेकर कागज के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए काटते गए काटते गए काटते गए, जंगल कम करते गए। उसके दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ रहे हैं और आगे की पीढ़ियों को तो बहुत ही भुगतने पड़ेंगे। और ये केवल इंसानों तक मर्यादित बात नहीं है, ये बाकी प्राणी मात्रों की भी बात है। बाकी प्राणी मात्र का प्रमाण कम हो रहा है, हम जानते हैं। कई स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है, ये भी हम जानते हैं। इसलिए इसका योग्य संतुलन रखना चाहिए। यानी जो पर्यावरणवादी आंदोलन कर रहे हैं, वो इस धरती को सुरक्षित रखना चाहते हैं कल की प्राणी मात्रों की और इंसानों की पीढ़ियों के लिए। ये बहुत स्तुत्य काम है, बहुत अच्छा काम है। लेकिन हमने जिस ढंग की अर्थव्यवस्था का स्वीकार किया है, मैं मुंबई कर हूं, 90 से लेकर मैं मुंबई में रहता हूं। मुझे अभी 28 साल हो गए मुंबई में रहकर। मुंबई की समस्याएं मैं जानता हूं। मुंबई में आम इंसान को जीना बहुत कठिन है और कोई खुशी से मुंबई में आकर जीता नहीं। मेरे जैसा एक आधा अपवादात्मक इंसान छोड़ दे के मुझे चॉइस है, मैं मुंबई में रहूं ना रहूं, क्योंकि मैं नौकरी तो करता नहीं हूं। लेकिन बाकी लोगों को चॉइस नहीं होता है। और मुंबई, एक बार आपने इस अर्थव्यवस्था को स्वीकारा जो गलत है, पूरे मानव जाति के लिए गलत है, ऐसा मैं मानता हूं। गांधी जी का हिंद स्वराज इस सीरीज में मैंने बहुत विस्तार से ये बातें रखी है, गांधी जी का क्या कहना था इसी के आधार पर। लेकिन आज की ये अर्थव्यवस्था है, पूरे महाराष्ट्र के ग्रामीण एरिया से लोग मुंबई में जीने के लिए आते हैं, बिहार से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, पूरे भारत से आते हैं, क्योंकि हमने वैसी अर्थव्यवस्था बनाई है। 60% से लोग ज़्यादा झोपड़पट्टी में रहते हैं, गंदी अवस्था में रहते हैं। वो आकर यहाँ जीने के लिए मजबूर है, क्योंकि हमारे अर्थव्यवस्था का ये प्रत्यक्ष प्रगटीकरण है, या फिर उसी के कारण ये सब कुछ हुआ है। उस अर्थव्यवस्था के बारे में सोचेंगे तो वहाँ मेट्रो आवश्यक है। मेट्रो रहेगी तो सहूलियत बढ़ेगी, शायद प्रदूषण का प्रमाण कम होने के लिए मदद मिलेगी। लेकिन मेरा इस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि मेट्रो होने के बाद जितनी सहूलियत मुंबई में शुरू होगी और ज़्यादा बड़े पैमाने पर लोग बाहर से आएंगे, मुंबई की संख्या बढ़ाएंगे, फिर से वही अवस्था निर्माण होगी, फिर सुधार करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है, मैं 90 में आया था, 94 से बोरीवली में रहता हूँ। आज एक भी फ्लाईओवर नहीं है बोरीवली से बांद्रा तक, लेकिन समय उतना ही लगता है। यानी सभी फ्लाईओवर से नीचे एक भी सिग्नल नहीं है। जब एक भी फ्लाईओवर नहीं था तब भी सिचुएशन वही थी। आज मैं घर से निकलता हूं तो बांद्रा तक एक भी सिग्नल नहीं है, सभी फ्लाईओवर से जाना पड़ता है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से, फिर भी उतना ही समय लगता है, क्योंकि रश कई गुना बढ़ चुका है, कारें कई गुना बढ़ चुकी हैं। मेट्रो आने के बाद भी ये जो है भीड़ है वो बढ़ने वाली है। इसी को हम विकास कहते हैं। ये जो हमारी आधुनिक सभ्यता और खुली अर्थव्यवस्था जिसको हम कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, उसके ये परिणाम है। तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो मेट्रो का कारशेड होना वहाँ आवश्यक है। और हाईकोर्ट ने अभी निर्णय दिया है, और हमारे देश की व्यवस्था ये न्याय के आधार पर चलनी चाहिए। तो इसलिए पर्यावरणवादी लोगों को कहने का अधिकार है कि ये जंगल न तोड़ा जाए, लेकिन विकास के लिए आवश्यक है, इसलिए जंगल तोड़ना अलाउड है, ऐसा न्यायालय कहता है, तो वो बात होकर रहेगी। ये दोनों बातें दोनों ओर से अलग अलग दृष्टिकोण से सोची जाए तो सच है, लेकिन पर्यावरण का मुद्दा बहुत महत्व का है। ये पृथ्वी को आगे की पीढ़ी के लिए बचा कर रखना ये हमारा कर्तव्य है। तो ठीक है, यहाँ पर पेड़ लगाए जाएंगे,
पर्यावरण का जो ह्रास होगा वो बचाने की कोशिश की जाएगी, उतने बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए जाएंगे, ये हो सकता है। मेट्रो के कारण थोड़ा प्रदूषण कम होगा, ये भी हो सकता है। लोग कार छोड़कर शायद मेट्रो से प्रवास करेंगे तो उतना ही प्रदूषण कम होगा, ये भी पॉसिबल है। ये दोनों तरीके के आर्गुमेंट जो है उनमें तथ्य है, इसलिए कोई एक निर्णय सही है ऐसा कहना उचित नहीं होगा। आप किस दृष्टि से ज़्यादा किस बात को महत्व देते हो, इसके आधार पर उसका निर्णय डिपेंडेंट है। नेक्स्ट। आज के समय में मीडिया भी सरकार के लिए काम करती हुई है, सरकार का अभिन्न अंग बन चुकी है ऐसा लगता है, तो क्या ये लोकतंत्र के लिए ठीक है? घनश्याम मौर्य, आजाद। घनश्याम मौर्य, इनका सवाल ऐसा है कि आजकल जो हमारी मीडिया है वो भी सरकार का हिस्सा बन चुकी है, इस ढंग से वो बर्ताव करती है, तो ये क्या अच्छी बात है? इसको अच्छी बात है ऐसा कोई तो कह ही नहीं सकता है। मीडिया की स्वतंत्रता बहुत महत्व की बात है। लोकतंत्र उसके आधार पर खड़ा होता है। न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र चाहिए। न्यायपालिका यानी जस्टिस डिपार्टमेंट का पूरी सरकार पर अंकुश चाहिए। सरकार लोगों ने चुनी हुई चाहिए। और ये चौथा स्तंभ कहा जाता है जिसको हम मीडिया कहते हैं, वो बड़े पैमाने पर लोगों का मत उजागर करने का काम करता है, सरकार पर अंकुश रखने का काम करता है। जिस देश का मीडिया स्वतंत्र रहेगा, अंकुश रखने का काम ताकत से करेगा, उस देश में लोकतंत्र बहुत अच्छे ढंग से जिंदा रहेगा। पहले आज तक हमारे देश में गए करीबन 70 सालों में यह हुआ नहीं। अभी जो गए 8 सालों में हो रहा है, 7 सालों में हो रहा है, या फिर 6 साल पकड़िए मोदी जी आने के बाद में, वो पहले के 60 दशक में, 6 दशक में हुआ नहीं। इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लाई थी। मैं खुद इमरजेंसी के खिलाफ जेल में गया हूं, जेल में रहा हूं, लेकिन वो केवल 16 से 18 महीने का समय था। उस समय में मीडिया पर बहुत बंधन आए थे। क्या लिखना क्या नहीं लिखना ये सरकारी अधिकारी तय करते थे, लेकिन 16 माह में ही उन्होंने इमरजेंसी हटा दी। हम तब केवल 2 लाख पूरे देश में लोग जेल में गए थे, सब मिलाकर। इतनी बड़ी 100 करोड़ की आबादी में या फिर 80-90 करोड़ की आबादी में केवल 2 लाख लोग जेल में गए थे। मैं उन दिनों में स्टूडेंट था, जेल में था। हम ऐसा सोचते थे कि शायद जिंदगी भर यहां से नहीं छूटे। इंदिरा गांधी को विरोध करने के लिए भी कोई तैयार नहीं। केवल 2 लाख लोग जेल में आए, लेकिन खुद इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी हटा दी, और बाद में यह गलती किसी ने नहीं की। तब भी मीडिया भ्रष्ट होने की प्रगार पर था। मीडिया पूरी तरह से इमरजेंसी में झुक गया था। हम कुछ पत्रक निकालते थे, क्योंकि जेल में से मैं जल्दी छूट गया था 10 साढ़े 10 महीने के बाद। पत्रक निकालते थे, बांटते थे, छुप छुप कर कुछ बातें करते थे। तब भी मीडिया पूरी तरह से सरकार के आगे झुक गया था। लेकिन फिर भी वही संपादक, वही एडिटर्स हिम्मत से कुछ बातें रखने की कोशिश करते थे अलग ढंग से। दूसरा तो मीडिया था नहीं, टीवी मीडिया आम नहीं था तब, केवल दिल्ली में टीवी था।
75 की बात है, 75, 76, 77, 19। तो उन दिनों में पहली बार इस देश में मीडिया पर नियंत्रण आया था सरकार की ओर से। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी हटी तो मीडिया तैयार था। मीडिया ने ऐसा वातावरण तैयार किया कि इतनी ताकतवर, कुछ ही 5-6 साल पहले इतनी ताकतवर, 1971-72, जिसे दुर्गा कहा गया था, इंदिरा गांधी चरम लोकप्रियता के शिखर पर थी, उन्हीं को हरा दिया। इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा हिस्सा था। आज का मीडिया, तब केवल प्रिंट मीडिया था। आकाशवाणी सरकार की थी, दूरदर्शन भी सरकार का था, दिल्ली का। आकाशवाणी पूरे भारत में जाती थी लेकिन सरकार की थी, इसलिए बाकी मीडिया यानी केवल पेपर्स थे, पेपर्स, मैगजीन्स वगैरह प्रिंट मीडिया था। ये प्रिंट मीडिया में उस जमाने में ये हमारा मिशन है ऐसा कहने वाले काफी संपादक थे, एडिटर्स थे। 90 के बाद में वातावरण बदलते गया। 90 के बाद में खुले टीवी आए, इट्स अवर प्रोफेशन, ये एक शब्द इजाद हुआ, ये हमारा व्यवसाय है। उसके पहले भी प्रिंट मीडिया के मालिक कैपिटलिस्ट थे, लेकिन तब कोई संपादक ये हमारा व्यवसाय है, ये हमारा प्रोफेशन है ऐसा नहीं कहते थे, ये हमारा मिशन है ऐसा कहते थे। अब प्रोफेशन शब्द उपयोग में आने लग गया। टीवी तो पूरी तरह से पैसों के आगे झुकने लग गया, क्योंकि उसके खर्चे ही इतने बड़े थे। चलाना है तो जाहिरात प्राप्त करनी है, जाहिरात प्राप्त करनी है तो फिर उस ढंग के सभी गणित साधने हैं, उसमें पॉलिटिकल भी गणित साधने हैं। तो खास कर हिंदी टीवी मीडिया और इंग्लिश टीवी मीडिया इतने अजीब तरीके से बदलते गया कि उसके कारण प्रिंट मीडिया भी बदलते गया। और प्रिंट मीडिया से इट्स अवर मिशन ये शब्द गायब हुआ। मुझे हमेशा लगा 90 के बाद में मैं अच्छा हूं, एक्टिव पत्रकार नहीं हूं, नहीं तो मैं किसी प्रेस के साथ जुड़ा ही नहीं रह सकता था। मेरे जमाने में जो बातें मैंने लिखी है वो आज के जमाने में लिखना संभव ही नहीं है। तब मालिक भी इस ढंग से विचार करते थे। मालिक हालांकि कैपिटलिस्ट ही थे, लेकिन उनके दिमाग पर भी मिशन का भूत सवार था। एडिटर्स के दिमाग पर मिशन का भूत सवार था। अब सबका ये प्रोफेशन बना है। सब पत्रकार केवल नौकरी करते हैं, ये मानसिकता ऊपर से नीचे तक आई है। और इसलिए मालिक झुकते हैं तो सभी पत्रकार झुकते हैं। पहले स्थिति ऐसी थी कि हमको जर्नलिज्म में सिखाया जाता था कि फ्रंट पेज पर जाहिरात कितनी होनी चाहिए, कभी भी 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी हमारे जर्नलिज्म में सिखाया जाता था कि पहले पेज पर कभी जाहिरात नहीं होनी चाहिए। जिस दिन पहले पेज पर जाहिरात आ जाएगी पूरी की पूरी, उस दिन समझ लेना कि हमारा मीडिया खत्म हो जाएगा। वो तो मीडिया कब का खत्म हो चुका है। आज एक भी पेपर ऐसा नहीं है प्रिंट मीडिया में कि जो पहली पेज पर जाहिरात नहीं छापता है। तो मेरी जर्नलिज्म की स्टडी तो एब्सोल्यूट हो चुकी है, ऑब्सोलीट हो चुकी है, यानी जा चुकी है, उसको कोई मतलब नहीं बचा है। इतनी तरह से मीडिया बदलते गया। और फिर मोदी जी आने के बाद में जो केवल पैसों के लिए इधर उधर करता था मीडिया, अपना प्रोफेशन कर काम करता था, उसमें भी हर जगह अच्छे पत्रकार होते हैं, ताकत से बात रखते हैं, फिर भी बातें रखी जाती थी। सरकार के खिलाफ रखी जाती थी, कांग्रेस के खिलाफ कितनी बातें रखी गई, मनमोहन सिंह जी के खिलाफ कितनी बातें बोली गई। कांग्रेस ने कभी इन बातों में हस्तक्षेप नहीं किया। शायद वो कम से कम कहाँ से हम आए हैं ये ध्यान में रखते थे, आज़ादी के आंदोलन से हम आए हैं। बाकी भी सरकारों ने मीडिया पर इस ढंग से कभी नियंत्रण लाने का प्रयास नहीं किया। मोदी जी
लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आए हैं, लेकिन मोदी शाह का पूरा रवैया ये अलग तंत्र का है, जिसको हम हुकुमशाही कहते हैं। हुकुमशाही तंत्र का उनका रवैया है। जो लोग मोदी जी पर या फिर शाह मोदी पर टीका करते हैं, गवर्नमेंट पर टीका करते हैं, आलोचना बार बार करते हैं, उनको उस मीडिया से हकाला जाता है। ये बड़े बड़े पत्रकारों को जब छोड़ना पड़ा तो पूरे मीडिया में संदेश फैल गया, टिकना है, घर चलाना है कि मोदी जी की वाह वाह करो। और इसलिए आज के मीडिया को, खासकर कर टीवी मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है। मोदी के गोदी में जाकर जो मीडिया बैठा है वो कहा जाता है। और ये शब्द गलत नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं खुद काफ़ी सालों तक पत्रकार कर काम करते आया हूँ। मैंने पत्रकार कर नौकरी शायद बहुत कम समय की, लेकिन 15 सालों तक मैं पत्रकारिता से जुड़ता रहा, एक्टिव पत्रकार कर काम करता रहा। नौकरी नहीं की, लेकिन एक्टिव पत्रकार कर काम करता रहा और बहुत हिम्मत से और ताकत से मैंने काम किया। जो बातें मैंने लिखी उस हर बात में कोर्ट केस हो सकती थी, बोल्डली लिखा, मुझे उस ढंग का सपोर्ट भी मिला। आज के ज़माने में ये बातें लिखने की कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता है, ऐसी आज की सिचुएशन है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही चिंताजनक विषय है। मीडिया अगर स्वतंत्र नहीं रहेगा, रेंग कर चलने वाले कीड़े जैसा वो बर्ताव करेगा, तो लोकतंत्र बचना बड़ा कठिन है। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, इन जैसे लोगों ने लोकतांत्रिक नींव हमारे देश में रखी। अगर यह आंदोलन नहीं होता, दूसरे किसी भी तरीके से हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त होती, चाहे सावरकर जी का, भगत सिंह जी का या फिर सुभाष चंद्र बोस जी का, इस ढंग के आंदोलन अगर सिद्ध हो जाते और उसके जरिए हमारे देश को लोक स्वतंत्रता मिलती, तो हमारे देश में लोकतंत्र कभी नहीं रहता, वहां पहले ही हुकुमतंत्र आ जाता। लेकिन गांधी के आंदोलन के जरिए पूरे देश में लोकतंत्र की नींव रखी गई, लोकतांत्रिक ढांचा तैयार हो सका और इसलिए इतने सालों तक हमारा लोकतंत्र टिक भी सका। ये लोकतंत्र आज बहुत गहरे संकट में है। लेकिन दूसरी बहुत आशा की बातें हैं। पहले मीडिया को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता था, आज मीडिया का दायरा इतना बड़ा है और सोशल मीडिया के कारण उस पर किसी को कंट्रोल करना असंभव सा है। इसलिए दूसरी ओर इतना ही ये डिफिकल्ट है। टीवी मीडिया को आप मैनेज कर सकते हो, दबा सकते हो, क्योंकि वहां आर्थिक बहुत बड़ा संबंध आता है। और वैसे ही भारतीयों की आदत है कि थोड़ा सा झुकने के बजाय वो रेंगना शुरू करते हैं। वो इमरजेंसी में भी हमने देखा था और अभी भी देख रहे हैं। हालांकि हमेशा रेंगने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन झुकने को कहा जाए तो हम रेंगना शुरू करते हैं। ये हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा रहा है। आम भारतीय की बात मैं कर रहा हूं। उन्हीं को जगाने के लिए तो सभी समाज सुधारक प्रयास करते आए हैं, सभी आंदोलक प्रयास करते आए हैं कि ये रेंगने की प्रवृत्ति हमने छोड़नी चाहिए। लेकिन अभी तक वो फैक्ट बची है। दूसरी ओर जो सोशल मीडिया है, उस पर भी बंधन लाने के बहुत प्रयास किए जाते हैं। जो लोग बार बार मोदी जी और उनकी सरकार पर आलोचना करते हैं, टीका करते हैं, उनके चैनल्स बंद करने का प्रयास किया जाता है। फिर भी ये सोशल मीडिया के कारण पूरी तरह से, जैसे पहले के ज़माने में, हिटलर के ज़माने में जो संभव हुआ, उस ढंग से पूरी तरह से मीडिया पर नियंत्रण लाना संभव नहीं होगा। और इसलिए आज के ज़माने में ये आशा की किरण बाकी है। जब तक मीडिया स्वतंत्र नहीं रहेगा,
खुली ओर से जो भी उसको लगता है, सरकार हो, कोई विचारधारा हो, उसकी आलोचना हो, उसके बारे में अपने अलग विचार है, वो कानून के दायरे में संयत तरीके से रखने का अधिकार हो, ये वातावरण नहीं बचेगा तब तक कोई भी लोकतंत्र ठीक ढंग से चल नहीं पाएगा। और इसलिए आपने जो सवाल पूछा वो बहुत ही बेसिक सवाल है, महत्व का सवाल है। मीडिया ने सही मायने में स्वतंत्र होना चाहिए, हमारी न्यायपालिका ने स्वतंत्र होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ने भी स्वतंत्र होना चाहिए, क्योंकि वो लोकतंत्र में एक बहुत महत्व का हिस्सा है। और हमारे सरकारी यंत्रणा और पार्टीज़ ने भी लोकतंत्र की जो हमारी शर्तें होती है वो अमल में लानी चाहिए। ये सब करेंगे तो लोकतंत्र हमारे देश में अच्छे ढंग से टिकेगा, नहीं तो ज़्यादा कठिन है। लेकिन इसके ऊपर केवल चिल्लाकर रोकर तो कुछ होने वाला नहीं है। हर एक ने अपनी ओर से ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे देश में लोकतंत्र जिंदा रहे। हमें जो लगता है वो बोल्डली कहेंगे, जो भी माध्यम मिलता है उसके जरिए अपनी बात रखेंगे, तो शायद इस देश का लोकतंत्र हम जिंदा रख पाए। नेक्स्ट। उसी से जुड़ा सवाल है, अगर कुछ ऐड करना चाहेंगे तो। क्या आज की सारी मीडिया बिकाऊ है? कोई भी सत्य नहीं बताता है। उदय निकम। उदय निकम, इनका सवाल ऐसा है, क्या आज की सारी मीडिया बिकाऊ है? कोई भी अपनी बात सत्य नहीं रखता है या सत्य बात लोगों के सामने नहीं रखता है। ज्यादातर मीडिया बिकाऊ बन गई है ये हम कह सकते हैं, लेकिन सारी की सारी मीडिया बिकाऊ है ऐसा कहना भी उचित नहीं होगा। मुझे एक वाक्य याद आता है, यानी उस जमाने में भी, मैंने ये बात जो कह रहा हूं मैं आपके सामने शायद 80s की बात है, 82 83 की बात होगी, 82 की बात। विद्याधर गोखले लोक सत्ता के संपादक थे। तब महाराष्ट्र में लोक सत्ता नंबर 1 पेपर था, यानी बिक्री की तुलना में। उसके संपादक एडिटर थे विद्याधर जी गोखले, जो बहुत बड़े नाटककार भी रहे हैं, मेरे अच्छे मित्र थे। वो नागपुर में किसी काम के लिए आए थे, एक व्याख्यान के लिए आए थे। तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीट द प्रेस था, पत्रकारों के साथ में बातचीत, हालांकि उसमें एक सवाल मैंने उनसे पूछा था कि आप काफी सालों से संपादक हो, एडिटर हो, इतने बड़े पेपर के एडिटर हो, आप पर भी बाकी बंधन हो, मालिक के बंधन तो होते हैं, और हमेशा हम वृत्तपत्र या फिर कोई भी मीडिया की स्वतंत्रता की बात करते हैं, और मीडिया की स्वतंत्रता की बात करते वक्त हम पर काफी बंधन है ऐसा हम सुनते हैं। इसमें कहां तक सच्चाई है? तो उन्होंने कहा था, तब कहा था 1982 की बात, कि हम ऐसा मानते हैं कि मीडिया स्वतंत्र है, यह बात सच नहीं है। हमारे हलेक के गले में एक रस्सी होती है, वो एक खूंटे से बंधी हुई होती है। आखिरी में हमारे मालिक के निर्देश हमें अमल में लाने होते हैं। तो इसमें दो तरीके के संपादक या पत्रकार या लोग होते हैं। पत्रकार की भी वही बात होती है, उसका जो संपादक होता है वो उसको स्वतंत्रता जितनी दे सकता है उतनी देता है। ये पत्रकार भी, उसको लगता है मैं बहुत स्वतंत्र हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, कोई भी न्यूज बना सकता हूं, लेकिन एडिटर का उस पर चेक होता है, एडिटर पर उसके मालिक का चेक होता है, मालिक पर उसके बॉसेस का चेक होता है, क्योंकि उसको अपना व्यवसाय करना होता है, व्यवसाय के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, सरकार के साथ में अच्छे संबंध रखने होते हैं, कुछ कैपिटलिस्ट के साथ में अच्छे संबंध रखने होते हैं, तब जाहिरात आती रहेगी,
पेपर चलता रहेगा। तो हर एक के गले में रस्सी होती है। तो कुछ पत्रकारों को और कुछ एडिटर्स को ऐसा लगता है कि मेरे गले में रस्सी नहीं है, और वो जोर जोर से इधर उधर दौड़ने लगता है। जिस हद तक वो जा सकता है उसके ज्यादा अगर वो जाने की कोशिश करेगा तो फिर उसकी गर्दन लटक जाती है, यानी उसे प्रेस छोड़ना पड़ता है। कुछ पत्रकार और एडिटर ऐसे होते हैं कि उनके गले में रस्सी है ये उनको पता होता है, तो वो कोशिश ही नहीं करते, जगह पर ही बैठ कर रहते हैं। भाई मेरे गले में रस्सी है, मैं क्या कर सकता हूं, बैठे बैठे जितना जमेगा उतना करूंगा। वे कह रहे थे कि मैं होशियार पत्रकार और एडिटर उसको मानता हूं कि जिसको कल्पना है कि अपने गले में रस्सी है, लेकिन वो कोशिश करता है कि जितनी स्वतंत्रता मैं प्राप्त कर सकता हूं, उसका उपयोग कर सकता हूं, उतनी मैं कोशिश करूंगा। और वो उस हद तक जाने की कोशिश करता है कि जहां गले का उसका फंदा ना बने, लेकिन वो रस्सी को लेकर घूम सके। और मैं कहता हूं कि वो पत्रकार और एडिटर सही माने में इस लोकतंत्र की सुरक्षा करने वाला एडिटर और पत्रकार है। कि हमारे गले में जो रस्सी है, व्यवसाय की रस्सी है, मालिक के बंधन की। मालिक का बंधन उन दिनों में व्यवसाय के लिए रहता था, आज जैसा नहीं था कि ये मत लिखो वो मत लिखो। एडिटर तो ऐसा अगर मालिक ने कहा तो सीधा रेसिग्नेशन देकर बाहर पड़ते थे, निकल जाते थे। काफी स्वतंत्रता थी। मैक्सिमम एडिटर उसका उपयोग भी करते थे ये स्वतंत्रता का। तो ये बंधन है आप पर, लेकिन ये बंधन का दायरा समझकर उसका ज्यादा से ज्यादा माकूल उपयोग करना चाहिए। और मैंने मेरी पत्रकारिता में यही उपयोग मैंने किया, बहुत अच्छे ढंग से उपयोग किया। आज की पत्रकारिता में भी कुछ लोग ये कर रहे हैं, अंदर रहकर कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ज्यादा ओपन तरीके से खिलाफ खड़ा होना चाहा तो उनको छोड़ना पड़ा। कुछ लोग समझबूझकर अंदर रहकर पूरी तरह से रेंगते न हुए, जितना हो सके लोगों के लिए हम हमारा काम ईमानदारी से करने की कोशिश करेंगे, हमको जितनी स्वतंत्रता मिलती है उसके आधार पर करेंगे, ऐसा कर रहे हैं। इसलिए सभी के सभी पत्रकार, पूरा का पूरा मीडिया बिकाऊ है ऐसा कहना उचित नहीं होगा। हर क्षेत्र में हर जगह लोग अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। ये बात आज सही है कि हमारे मीडिया के मालिक ही रेंगना शुरू कर रहे हैं, तो पूरी की पूरी पत्रकारिता रेंगते हुए हमें दिखती है। लेकिन उसमें एनडीटीवी जैसा चैनल है जो अपनी बात बोल्डली आज भी रखने की कोशिश करता है, या फिर रवीश कुमार जैसे लोग वहां पर अभी तक टिके हुए हैं, तो उस पर से हमारे ध्यान में आता है कि कोई तो है। वैसे महाराष्ट्र में काफ़ी मीडिया बोल्डली, मराठी मीडिया, मराठी न्यूज़ काफ़ी बोल्डली बातें अभी भी रखते हैं, जबकि उनके हिंदी काउंटर पार्ट पूरी तरह से रेंगने शुरू कर दिए हैं, रेंगना शुरू कर दिया है उन्होंने इसके बावजूद। तो ये डिपेंड होता है, जैसा मैंने कहा कि रस्सी तो गले में है, लेकिन वो रस्सी का दायरा समझकर कितनी स्वतंत्रता हम ले सकते हैं, कितना घूम सकते हैं, रस्सी गले में होने के बावजूद फंदा बनने के पहले उसका कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, ये इस ढंग से उपयोग करने वाले कुछ लोग तो है, और उन्हीं के ऊपर आशा हमारी टिकी हुई है। और फिर मैंने कहा कि मीडिया आज का केवल टीवी मीडिया नहीं रहा, या फिर केवल प्रिंट मीडिया नहीं रहा, सोशल मीडिया में बहुत बड़ी ताकत है। और आगे चलकर ये टीवी और प्रिंट मीडिया को कोई महत्व ही नहीं रहने वाला, क्योंकि उन्होंने अपनी विश्वसनीयता खोना शुरू कर दिया है। इसलिए शायद कल का मीडिया, कल का यानी अभी का, कुछ सालों के बाद ही केवल सोशल मीडिया ही महत्व का रहेगा। टीवी मीडिया को और प्रिंट मीडिया को कोई महत्व नहीं बचेगा, ऐसी अवस्था अभी शुरू हुई है। और सोशल मीडिया पर नियंत्रण करना बड़ा कठिन है।
असंभव नहीं है लेकिन कठिन है। तो इसलिए सारा का सारा मीडिया रेंग रहा है ऐसा कहना उचित नहीं होगा। काफ़ी लोगों ने, काफ़ी पत्रकारों ने फाइट दी है, बड़े बड़े उनके नाम हैं, आप सब उनको जानते हैं। यहाँ ये सभी हमारे आदर्श लोग हैं कि जिन्होंने अपनी बलि चढ़ने दी लेकिन कभी झुके नहीं। ऐसे लोगों की समाज में हमेशा आवश्यकता होती है, उनका आदर हमने हमेशा करना भी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अपने दायरे में जितना संभव हो उतना अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। ये दोनों पर अपनी आशाएं टिकी हुई है। नेक्स्ट। अगर भगवान ना संकट में डालता है और ना मदद करता है तो क्या भगवान की पूजा करना व्यर्थ है? जैसे कि अभी नवरात्र की पूजा क्या केवल आडंबर है? कल करोड़ों घरों में अष्टमी की पूजा होगी, क्या इसका कोई लाभ है? रवि तोमर, दिल्ली। रवि तोमर, दिल्ली से। इनका सवाल ऐसा है कि क्या भगवान अगर किसी को संकट में नहीं डालता है और संकट से मुक्त भी नहीं करता, ना ही संकट से बचाता है, तो ये क्या पूजा अर्चा करना या ये सब आडंबर है? इसको कोई मतलब नहीं है। अब ये लाखों करोड़ों इंसान जो दुर्गा पूजा से लेकर हर पूजा करते हैं, उसको कोई मतलब है? नहीं है। आपने सवाल तो बहुत अच्छा पूछा। मैं सावरकर ये सीरीज भी इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की बात कहूं, ज्योतिबा फुले जी की बात कहूं, शाहू महाराज की बात कहूं, आगरकर की बात कहूं, तो लोग कहेंगे कि क्या वो तो है ही प्रोग्रेसिव, वो तो कहेंगे ही ऐसा। लेकिन जो इंसान अपने आप को हिंदुत्ववादी कहता था, हिंदू धर्म प्रबल हो ऐसा मानता था, या लोग कम से कम उनको समझते हैं, विदा सावरकर, वो व्यक्ति इसके बारे में क्या कहता था? स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने हिंदू धर्म की पताका 7 समुंदर पार पहुंचाई ऐसा माना जाता है, वे इसके बारे में क्या कहते हैं? ये बात मैं बहुत आग्रह से लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूं। वो इसीलिए, यानी स्वामी विवेकानंद जी के 2 वाक्य हैं। एक, भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं, यानी भगवान आपकी मदद भी नहीं करता और आपका नुकसान भी नहीं करता। दूसरा उनका बहुत ही अच्छा वाक्य है, उन्होंने कहा था कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या दरिद्रता निर्मूलन है, और जब तक इस देश में दरिद्रता निर्मूलन नहीं होता है तब तक हर भक्त व्यक्ति ने अपने पूजा अर्चा का जो साहित्य है, अपने घर में जो भगवान है, अपने घर के मंदिर में रखे हुए भगवान है, उनको एक पोटली में बांधकर एक जगह रख देना चाहिए और अपना सारा समय दरिद्रता निर्मूलन के लिए खर्च करना चाहिए। वही बात उससे भी ज्यादा तीव्र शब्दों में सावरकर जी कहते आए। ये दोनों हिंदुत्ववादी माने जाते हैं और हमारे देश में मैक्सिमम लोग हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू शब्द में जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, सिख भी आते हैं। यानी मुस्लिम और क्रिश्चियन छोड़ दिए तो बाकी सब हिंदू है। ये अगर हिंदू की व्याख्या है सावरकर जी ने की हुई, तो बाकी सभी लोग बड़े पैमाने पर इस देश में जो मोर देन 80% लोग हैं, उन लोगों को ये बात लागू होती है। हमारा देश गुलाम क्यों बना इतने सालों तक? जिस देश में एक जमाने में सोने का धुआं निकलता था, इतने प्रगत थे, इतनी कल्चर प्रगत थी, तो इतना कल्चर प्रगत वाला, विज्ञान प्रगत वाला देश, क्योंकि जिस कल्चर में विज्ञान प्रगत नहीं होता है उस काल की तुलना में, तो वो कल्चर प्रगत बन ही नहीं सकती है।
हमारी कल्चर प्रगत थी इसलिए क्योंकि उस जमाने में उस काल के अनुरूप हम विज्ञान में भी आगे थे, इसलिए हमारी कल्चर प्रबल थी, ताकतवर थी। तो इतनी पुरातन प्रबल कल्चर की अवस्था ये ऐसे क्यों है कि यहां 10-15 हजार सैनिक लेकर अलाउद्दीन खिलजी आता है और पूरे दक्षिण को अपने कब्जे में लेकर चलता है। 1 लाख अंग्रेज आते हैं और इतना बड़ा पूरा का पूरा हिंदुस्तान अपने कब्जे में 150 साल तक और 90 साल तक 100% अपने कब्जे में रखता है। 40-50 करोड़ लोगों को या 30-40 करोड़ लोगों को, ये कैसे संभव हो पाया? उसके पीछे के ये कारण जो है, ये कारण ही ये है कि हमारी ये जो मानसिकता है, देव देव करने की मानसिकता है, नसीब मानने की मानसिकता है, इस कारण हमारे समाज का ये बहुत बड़ा ह्रास हुआ है। ऐसा इन सभी महापुरुषों को लगता है, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी हो, चाहे वो सावरकर हो, चाहे वो अंबेडकर जी हो, चाहे वो ज्योतिबा फुले हो, चाहे वो शाहू महाराज हो, आगरकर हो, जितने प्रोग्रेसिव महापुरुष हो गए उन सबको ये लगता है। गांधी जी को भी यही लगता था। गांधी जी ने केवल अपनी कृति से लोगों को जगाया, वो आलोचना करते नहीं बैठे। लोगों का प्रबोधन करने के बजाय लोगों को कृति के साथ में वो जोड़ते गए। अब वो भी कर सकते थे उस जमाने में। अंग्रेजों को हटाने के लिए हम भारत भर उपवास करते बैठेंगे, नाम जप करते बैठेंगे, अंग्रेज हट जाएंगे भगवान की कृपा से। ऐसा नहीं किया उन्होंने, सत्याग्रह किया, भगवान के नाम पर किया, उपवास भी किया, लोगों को भी उपवास करने को लगाया, लेकिन उसके जरिए हटेगा ऐसा नहीं माना था। उनका खुद का उपवास ये लोगों को जागरूक करने के लिए होता था, खुद को तकलीफ देने के लिए केवल नहीं होता था। उनके उपवास के कारण पूरे लोगों में चर्चा बढ़ती थी, लोग सोचते थे, विचार करते थे, उनके साथ में खड़े हो जाते थे। उपवास के हथियार का उपयोग उन्होंने प्रबोधन के लिए किया। उनके हर एक्शन का उपयोग उन्होंने लोगों के प्रबोधन के लिए किया। केवल विचारों के जरिए, बातों के जरिए प्रबोधन करने के बजाय कृति के जरिए उन्होंने प्रबोधन का मार्ग चुना। लेकिन उन्होंने भी लोगों को जागरूक किया, खड़ा किया, तब जाकर इस देश को स्वतंत्रता मिली। अपने आप तो नहीं मिली, या फिर अहिंसा के माध्यम से उन्होंने आंदोलन खड़ा किया इसलिए नहीं स्वतंत्रता मिली, वो तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेज देने ही वाले थे। ये बोलने वालों को सही मायने में इतिहास की जानकारी नहीं होती है। ऐसे कोई अपने आप किसी को स्वतंत्रता नहीं देता है। यहां पर हम लोगों पर अभी राज नहीं कर सकते हैं, लोग जागरूक हो गए हैं और ये जागरूक लोगों पर राज करना असंभव है। ये ध्यान में आने के बाद ही अंग्रेज इस देश को छोड़कर चले गए। ये हमेशा हमने याद रखना चाहिए। और ये हिंसक आंदोलन के जरिए कभी संभव नहीं था, क्योंकि हिंसक आंदोलन करने वाले लोगों को बहुत अच्छे ढंग से हैंडल करना उनको आता है, अंग्रेजों का आता है। उसी के आधार पर तो उन्हें पूरे दुनिया में सूरज नहीं डूबे इतना राज निर्माण किया था। तो ये हमारा देव देव करना, पूजा पूजा करना, इससे हमारे राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान होता है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी को भी लगता था, वीरा सावरकर जी को भी लगता था, गांधी जी को भी लगता था और सभी महापुरुषों को लगता है। इसलिए उन्होंने अपने अपने ढंग से लोगों में चेतना जगाने का, जागरूकता निर्माण करने का प्रयास किया। आपने सवाल पूछा कि क्या प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूं कि प्रार्थना करने को कोई हर्ज नहीं है।
गांधी जी के जीवन में इतना उनका मिनट्स टू मिनट्स महत्व का था। वो टाइम मैनेजमेंट का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धोती पहनते थे, सादा रहते थे, लेकिन आज के कोई भी कारपोरेट जगत में भी जितना टाइम मैनेजमेंट अच्छे ढंग से उपयोग में नहीं लाया जाता, उससे बेहतर ढंग से गांधी जी अपने आश्रम में और अपने राजकीय जीवन में अमल में लाते थे। मिनट्स टू मिनट्स का उपयोग करते थे, अपने जीवन का एक भी सेकंड गंवाते नहीं थे, खर्च नहीं करते थे। लेकिन वो भी रोज 1 घंटा प्रार्थना में खर्च करते थे और सबके साथ में सामूहिक प्रार्थना करते थे। प्रार्थना हमारे जीवन का एक बहुत अच्छा हिस्सा है। अब उसके लिए आप अलग अलग नाम दे सकते हो, मेडिटेशन कह सकते हो, सम्मोहन कह सकते हो, प्राणायाम कह सकते हो, प्रार्थना कह सकते हो। तरीका कोई भी आप उपयोग में लाओ जिसमें आपका मन एकाग्र होगा, शरीर और माइंड दोनों एकाग्र होगा, ऐसी प्रक्रिया का उपयोग करना हमारे सेहत के लिए, हमारे मानसिक सेहत के लिए और शारीरिक सेहत के लिए बहुत आवश्यक बात है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है मन लगाकर, तो वो एक जीवन का आवश्यक हिस्सा है, ऐसा मैं मानता हूं। चाहे आप भगवान की प्रार्थना करें, देव की प्रार्थना करें, देवी की प्रार्थना करें, कोई भी भगवान न हो ऐसा मेडिटेशन करें, सम्मोहन करें, मन एकाग्र करने की प्रक्रिया का उपयोग करें, उसमें पॉजिटिव सजेशन प्राप्त करें, बेहतर इंसान बने, शारीरिक और मानसिक दृष्टि से आप स्वस्थ हो, इसके लिए इसकी आवश्यकता है। इसलिए मैं प्रार्थना का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन कितना समय हम उसमें बर्बाद करेंगे। अभी कल मैं रात को आ रहा था पुणे में, रात को 2:30 बजे 2 बजे लोग हजारों की तादाद में पैदल चल रहे हैं, पैर में चप्पल भी नहीं है। इससे क्या देश का भला होने वाला है? इससे देश प्रगति करने वाला है? इसीलिए तो आज जो सावरकर जी का मैंने पूरा हिस्सा लिया, वो वही लिया ना कि 1300 से 16वीं शताब्दी में कितने बड़े पैमाने पर हरिनाम का गजर होता था, और उस समय इतना हरिनाम का गजर होते हुए भी मुस्लिमों के आक्रमण हुए और पूरी तरह से हरिनाम के गजर में ही ये देश कब्जे में चला गया। केवल देश कब्जे में चला गया ऐसा नहीं है, जिस आधार पर ये हरिनाम के गजर होते थे, पूजा अर्चा होती थी, उन मंदिरों को ध्वस्त किया गया। फिर भी लोगों की आस्था अड़िग रही, ना वो कार्य प्रबंध बने, ना उसके खिलाफ खड़े हुए। अब उसके पीछे अनेक कारण हैं। जैसा एक ये कारण है, उस ढंग से यहाँ की जाति व्यवस्था भी उसके लिए कारणीभूत है। वही शिवाजी महाराज के समय लोग जागरूक हुए, खड़े हुए। आगे फिर बाजीराव के जमाने में पूरे देश में मराठों ने अपना इतिहास निर्माण किया। ये आगे की बात। तो ये अनेक कारणों में, इस कारण तो कोई देश का भला नहीं होता है। नसीब में होगा वैसा ही होगा, ये जो हमारी मान्यता हमारे दिमाग में फिट बैठी है, इसी कारण हम इतने हजारों सालों से गुलाम बने हुए हैं। इससे अगर हमें बाहर आना है तो हमें ये हमारी जो देवदेव करने की प्रवृत्ति है उससे हमने बाहर आना चाहिए। इसीलिए सावरकर है, विवेकानंद है, गांधी जी है, इन सभी महापुरुषों ने ये प्रयास किए हैं। मैंने ऐसे लोगों के नाम लिए कि जो खास कर भगवान पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, भगवान को और हिंदू धर्म को मानने वाले। गांधी जी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे, उनके नाम लिए। फिर बाकी प्रोग्रेसिव लोगों के तो बहुत नाम लिए जा सकते हैं। तो इसलिए उसको एक हद से ज़्यादा महत्व हमने नहीं देना चाहिए, देश के लिए और समाज के प्रगति के लिए।
लेकिन प्रार्थना हमारे जीवन का हिस्सा होनी चाहिए, हो सकती है। नेक्स्ट। वीदा सावरकर जी पर शेषराव मोरे और सदानंद मोरे जी की जो बुक्स है, उन्होंने जो लिखा है, क्या वो सावरकर जानने के लिए अच्छा है? प्रेम धुमाल। प्रेम धुमाल, इनका सवाल ऐसा है कि शेषराव मोरे जी ने जो किताब लिखी है सावरकर जी के ऊपर, और सदानंद मोरे जी ने भी, तो वो क्या सावरकर जानने के लिए बहुत महत्व की है? आपने सदानंद जी मोरे जी का नाम लेने के बाद थोड़ा मैं कंफ्यूज हुआ हूं। शेषराव मोरे जी ने किताब लिखी है, ये मुझे मालूम है। उनके व्याख्यान भी काफ़ी यूट्यूब पर उपलब्ध है, और उन्होंने सावरकर जी को न्याय देने का बहुत प्रभावी ढंग से प्रयास किया है, और वो बहुत बड़े अभ्यासक है। दोनों, सदानंद जी भी बहुत बड़े अभ्यासक है। ये किताब अवश्य पढ़नी चाहिए। मैंने तो किताब नहीं पढ़ी है, केवल व्याख्यान सुने हैं, और व्याख्यान पर से ही ध्यान में आता है कि उन्होंने सावरकर जी का जो हिस्सा है, ये सामाजिक परिवर्तन वाला हिस्सा, वैज्ञानिक परिवर्तन वाला हिस्सा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के द्वारा लोगों का प्रबोधन करने वाला हिस्सा, उसको बहुत महत्व देकर वो बातें लोगों के सामने रखी है। शायद उनकी इतनी ताकत से ये बातें और किसी ने रखी नहीं है। इसलिए वो किताबें आपको बहुत मदद करेंगी। सदानंद जी ने सावरकर जी पर लिखा है, नहीं लिखा है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। अवश्य ये किताबें आपने पढ़नी चाहिए, बहुत महत्व की किताबें हैं। नेक्स्ट। आपके दो लोगों के एक जैसे सवाल है थोड़े, कि जब आज की सरकार है, मोदी जी को जनता ने वोट देकर चुना है, तो आप उनको हुकुमशाही ऐसा कैसे कह सकते हैं? आर के गर्ग इनका ये सवाल है। वैसे सवाल आशीष टी इनका है कि क्या हमारे देश के सारे लोगों ने भी उनके सामने रहने लगे हैं कि उन्होंने मोदी जी को चुन के लाया है? आर के गर्ग और आशीष। आर के गर्ग और आशीष, इनका सवाल ऐसा है कि लोगों ने मोदी जी को चुन के दिया है, और लोगों ने मोदी जी को चुन के दिया है, तो फिर आप हुकुमशाही का आरोप कैसा क्या कर सकते हो? आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है। लोकतांत्रिक तरीके से चुन के आना और हुकुमशाही, इनका संबंध नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको अगर ये फिनोमेना सही माने में समझना है तो हिटलर की हिस्ट्री हमको पढ़नी पड़ेगी, और मुझे लगता है हर सामाजिक क्षेत्र के कार्यकर्ता ने ये पढ़नी चाहिए। हमारे अभ्यास का वो विषय होता है। हिटलर भी लोकतांत्रिक तरीके से चुन के आया था। लोकतांत्रिक तरीके से चुन के आकर उसने जो दूसरी बात महत्व की रखी थी, वो ये थी, एक द्वेष की भावना उसने तैयार की थी, जो पहले से कुछ स्तर पर उपलब्ध थी। जैसे कि हमारी समस्याएं क्यों निर्माण हो रही है? जूस के कारण निर्माण हो रही है। ये जूस हमारा बहुत शोषण करते हैं, यहूदी। ये बहुत बड़े व्यापारी होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं, कंजूस होते हैं, ये हमारा शोषण करते हैं। दूसरा, हम श्रेष्ठ आर्य है, हमें राज करने का अधिकार है, हम सारे विश्व पर राज कर सकते हैं। ये धारणा जो थोड़ी बहुत थी, जर्मनी में भी थी, यूरोप में थी, ये धारणा का उपयोग किया, उसका एक तत्व ज्ञान बनाया,
ज्यू के बारे में बहुत बड़ा द्वेष निर्माण करने का प्रयास किया और उसका आधार लेकर वो चुन कर आया। जर्मनी का चांसलर बना, प्रमुख बना, फिर पूरी की पूरी लोकतांत्रिक यंत्रणाएं अपने कब्जे में लेते गया, बाकी के लोग रेंगते गए। सभी लोकतंत्र उस यानी जर्मन स्टेट के जो अलग अलग अंग थे सभी ने रेंगना शुरू कर दिया। अगर हिटलर विजयी हो जाता तो हिटलर दुनिया का बहुत बड़ा आदमी माना जाता। उसने इतने बड़े जूस को मार डाला जिसका आंकड़ा आज तक फाइनल नहीं है, करोड़ों में है, लाखों में तो है ही। उसके कारण करोड़ों सैनिक मारे गए दोनों ओर के। दूसरा महायुद्ध ही पूरा हिटलर के कारण हुआ, उसकी महत्वाकांक्षा के कारण, क्योंकि वो आर्य ब्लड को पूरे दुनिया का शासक बनाना चाहता था। जूस को खत्म करो और आर्य को दुनिया का शासक बनाओ। हम उसी लिए पैदा हुए हैं, भगवान ने हमको उसी लिए भेजा है। ये पूरा का पूरा इतिहास आप जरा पढ़िए। फिर आपको ये शुरुआत कैसी हुई ध्यान में आएगा। मैं इस शुरुआत का हिस्सा हूं। जब जनसंघ को कोई महत्व भारत में नहीं था, 2 के ऊपर उनके एमपी कभी चुन के नहीं आते थे, उस जनसंघ का संबंध जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से आ। जयप्रकाश नारायण आंदोलन का मैं हिस्सा रहा हूं, जेल में गया हूं। मेरे जेल में मेरे 3 विद्यार्थी साथी छोड़ दिए, हम 3 लोग, तो बाकी सबके सब आरएसएस के ही लोग जेल में आए थे। 2 माह के लिए क्यों ना हो, लेकिन आए थे। बाकी भी सभी जेलों में आरएसएस के लोग ज्यादा थे। तब जनसंघ को कोई महत्व नहीं था। एक हाथ दूसरा 2-3 कई एमएलए चुन के आए महाराष्ट्र में, तो बहुत बड़ी बात, नहीं आते थे। कॉरपोरेशन में भी ज्यादा लोग नहीं आते थे। आज देवेंद्र जी फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उनके पिताजी गंगाधर फडणवीस वो चुन के आते थे और उनको आरएसएस का कहना बड़ा मुश्किल था, ऐसा उनका बर्ताव था। एक आम इंसान के सरीके वो सब लोगों से मिलते जुलते थे। मेरे जैसे एक विद्यार्थी के कंधे पर भी हाथ रखकर प्यार से बात करते थे और बराबरी का समझते थे। उनके स्वभाव के कारण वो चुन के आते थे, आरएसएस के कारण नहीं चुन के आते थे, उनके बर्ताव के कारण वो चुन के आते थे। जयप्रकाश नारायण के साथ जुड़ने के बाद में जनता पार्टी में शामिल हुए, सरकार बनी, उसमें अटल बिहारी भी सरकार में आए, अडवाणी भी सरकार में आए। उसके बाद में वो टूटने के बाद में भाजपा बनी और आज भाजपा का राज निर्माण हुआ। लेकिन ये राज जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के कारण उनकी पहचान पूरे देश में अलग बनी, ये बात सही है। लेकिन सही शुरुआत कहां से है? राम जन्मभूमि आंदोलन, याद रखो। बाबरी मस्जिद को ढाया गया। बाबरी मस्जिद ढहने के बाद में हिंदू मुस्लिम दंगे बड़े पैमाने पर हुए, मुंबई में हुए और पूरे भारत में टेररिस्ट एक्टिविटीज शुरू हुई, मुस्लिम टेररिस्ट एक्टिविटीज शुरू हुई। मुस्लिम टेररिस्ट एक्टिविटीज तो 71 से शुरू होनी चाहिए, 72 से, जब बांग्लादेश का टुकड़ा हुआ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हमने कर दिए भारत ने, तभी से शुरू होनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान के तो ध्यान में आ गया था कि डायरेक्ट तो हम लड़ाई में लड़ नहीं सकते इनके साथ में,
लड़ाई तो कर नहीं सकते हैं। तो उनकी तो पूरी कोशिश थी टेररिस्ट एक्टिविटीज पूरे भारत में शुरू करने की, लेकिन उसको बल नहीं मिलता था, भारत के मुस्लिमों से सपोर्ट नहीं मिलता था। इस कारण टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ा नहीं पाए मुस्लिमों के आधार पर वो भारत में। सिखों के आधार पर बढ़ा पाए थे, लेकिन मुस्लिमों के आधार पर नहीं बढ़ा पाए थे। बाबरी मस्जिद ढहने के बाद में दंगे हुए, मुंबई में भी हुए, बड़े पैमाने पर हुए। उसके बाद में आप जानते हो बॉम्ब स्फोट हुए। हमारा एक स्मगलर छोड़कर गया, उसका हिस्सा उसमें था। ये स्मगलर है कोकण का। कोकण में अगर आप 90 के पहले जाते, मैं कई बार गया हूं 90 के पहले मेरे काम के लिए, तो वहां के मुस्लिमों में और हिंदुओं में फर्क नहीं कर सकते थे आप। दूसरा, सरनेम बताने के बाद भी फर्क नहीं कर सकते थे, पहराव के आधार पर फर्क नहीं कर सकते थे, भाषा के आधार पर फर्क नहीं कर सकते थे। 90 के पहले की बात मैं कह रहा हूं। जब वो पहला नाम कहते, मेरे कई कार्यकर्ता वहां पर मुस्लिम थे, जब वो पहला नाम अपना बताता था तब पता चलता था कि ये मुस्लिम है, या फिर बाग होने के बाद में, यानी अजान की जो बाग होती है वो होने के बाद में वो नमाज पढ़ने के लिए जाता था, तब पता चलता था कि ये मुस्लिम है। ये वातावरण था उस एरिया का। ये स्मगलर दाऊद, सबको मालूम है, उसने मुंबई के बॉम्ब स्फोट करवाए। पहले नहीं ऐसी कोई एक्टिविटी की थी, था वो स्मगलर था। हाजी मस्तान भी स्मगलर था, बाकी कई स्मगलर थे, लेकिन देश के खिलाफ का आंदोलन नहीं करने वाले थे। ये सब शुरू हुआ, ये ध्यान में रखो, बाबरी मस्जिद ढहने के बाद में पाकिस्तान को यह अवसर मिला, भारतीय मुस्लिमों का सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। फिर कश्मीर की समस्या बिगड़ते गई, पूरे भारत में टेररिस्ट एक्टिविटी शुरू हुई। ये आप शुरुआत को मत भूलिए। हिंदू मुस्लिम द्वेष पहले से पैदा किया जाता था, इसमें दरार डालने का प्रयास अंग्रेजों के जमाने से शुरू है, लेकिन इतना बड़ा बल कभी मिला नहीं था। फिर गुजरात के दंगे हुए। गुजरात के दंगे होने के बाद में क्लियर हो गया कि गुजरात में राज दंगे करने के बाद आता है। गुजरात के दंगों के सभी डिटेल्स आज उपलब्ध है, सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। जो व्यक्ति खुद सैन्य की ओर से गया था, बड़े ओहदे का व्यक्ति है, गुजरात में दंगे शुरू हो चुके थे, वो एरोड्रम पर अपने कमांडोज लेकर खड़ा है, अपना सैन्य दल लेकर खड़ा है, राह देख रहा है कि उसको जीप सप्लाई की जाएगी और वो अहमदाबाद में जाकर या फिर दंगों के एरियाज में जाकर पूरे दंगों को कंट्रोल करे। 24 घंटे तक सैनिक वहीं खड़े रहने दिए गए। उसने खुद ने अपनी किताब में लिखा है, यूट्यूब पर उसकी मुलाकात उपलब्ध है। ये सभी इतिहास आप पढ़िए, फिर आपके ध्यान में आएगा वहां पर जूस का द्वेष था, यहां पर मुस्लिमों का द्वेष है। वहां पर आर्यों को राज अपना खड़ा करना था, पूरे दुनिया पर शासन करना था। यहां हमको हिंदुओं का राज खड़ा करना है, पूरे विश्व पर राज करना है, ये आगे की बात है। कितनी सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलती है। हुकुम तंत्र का पहला लक्षण होता है मीडिया से लेकर सब जगह के जो अलग अलग लोकतांत्रिक ढांचे हैं उसको खत्म करना। सीबीआई से लेकर सब क्या किया गया वो जरा देखिए, मीडिया का क्या हुआ वो देखिए, किन किन पत्रकारों को नौकरियां छोड़कर बाहर निकाला गया या फिर उनको छोड़नी पड़ी, क्यों छोड़नी पड़ी, उसके कारण जानिए।
फिर आपके ध्यान में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। और मेरी उम्र तो अभी 68 है, कितने साल मैं जीऊंगा मुझे पता नहीं है। जीना आपको है, ये देश आपका है। कई हजारों सालों बाद हमको पहली बार आम इंसान को एक अधिकार मिला है। मैं कह रहा हूं कई हजारों सालों बाद, मैं भारत की बात कर रहा हूं। यहां चातुर्वर्ण के कारण आम इंसान को कभी अधिकार ही नहीं थे। मुट्ठी भर लोगों को केवल अधिकार थे, चाहे राज किसी का भी हो। हजारों सालों से यह व्यवस्था इस देश में थी। पहली बार आम इंसान को अधिकार मिला है, अपनी बात कहने का अधिकार मिला है, अपना मत देने का अधिकार मिला है, अपना राजा चुनने का अधिकार मिला है, और अपनी शर्तों पर, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जीने का अधिकार मिला है। यह हजारों सालों बाद हमको पहली बार मिला है। महाराष्ट्र में कुछ लोगों को यह अधिकार मिला था जो शिवाजी के राज में थे, लेकिन आम इंसान को पूरे भारत के पहली बार यह अधिकार मिला है। यह अधिकार इतनी मेहनत से मिला है, लाखों लोगों की मेहनत से, उनके आंदोलन के कारण, उनकी मेहनत के कारण मिला है। यह अधिकार आपको सुरक्षित रखना है। इसलिए मैं हर जवान को रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी थोड़ा सा सजग है उसने हिटलर की हिस्ट्री बहुत बारीकी से पढ़ी है, इजीली अवेलेबल है, आपको सब सिमिलैरिटीज मिल जाएंगे। क्यों फैसिस्ट कहते हैं ये आपको ध्यान में आ जाएगा। आज पूरे देश में यह डाउट है कि चुनाव सच हुए या नहीं हुए, ईवीएम में गड़बड़ी होती है या नहीं होती है। किसी को गारंटी नहीं है कि यह चुनाव 100% प्योर है। मेरे जैसा बहुत तटस्थता से सोचने वाला जो व्यक्ति होता है उसको भी गारंटी नहीं है कि यह चुनाव सही माने में प्योर हुए हैं और हो रहे हैं। ईवीएम में गड़बड़ी है नहीं है जानते नहीं है, यह पहले कभी नहीं हुआ था। इलेक्शन आयोग जिस ढंग से बर्ताव करता है, यह आज तक, सेशन के पहले भी कोई महत्व नहीं था इलेक्शन आयोग को। सेशन ने पहली बार वो ला दिया है, लेकिन उसके पहले भी इलेक्शन आयोग के बारे में ये इस ढंग से कभी लोगों के मन में संदेह नहीं था। आज संदेह है, ये सिचुएशन है। इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से भी हुकुमशाह निर्माण होते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा इतिहास है और हिटलर उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मुझे लगता है अगर आप हिटलर का अभ्यास करोगे तो आपको ये साम्य स्थल मिल जाएंगे और बेहतर ढंग से आप समझ पाओगे। और कुछ लोग ये फैसिज्म है ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका मतलब भी आपके समझ में आएगा। मैं बहुत तटस्थता से विचार करता हूं, ना मैं भाजपा के खिलाफ हूं, मेरे काफ़ी मित्र भाजपा में हैं, नज़दीक के मित्र भाजपा में हैं, बड़े बड़े ओहदे पर है, ना ही मैं आरएसएस के खिलाफ हूं। मैं किसी इंसानों के खिलाफ नहीं हूं, मैं सही माने में उस अर्थ में गांधीवादी हूं। मैंने कभी बाबाओं का भी द्वेष नहीं किया, जिनको एक्सपोज किया उनका भी कभी द्वेष नहीं किया। तो मैं क्यों भाजपा का या फिर मोदी जी का द्वेष करूंगा, फिर उनके खिलाफ रहूंगा। मैं केवल देश के और मानव जाति के हित के बारे में सोचता हूं और उस तुलना में तटस्थता से सोचने के बाद में जो मुझे महसूस होता है वो मैं आगे रखता हूं। मेरे प्रेजुडिसेस को मैं अपने विचारों पर कभी हावी नहीं होने देता हूं। इसलिए आप शांति से सोचिए, क्योंकि देश आपका है, इस देश का भविष्य आपके हाथ में है। मेरी तो उम्र हो चुकी है। नेक्स्ट।
हिंदू धर्म के निम्न जातियों के लोगों ने शोषण और अस्पृश्यता के कारण मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म या अन्य धर्म स्वीकार किए, पर फिर उच्च जातियों ने ये धर्म क्यों स्वीकारे? इसके पीछे का क्या कारण है? क्या उन्हें जबरदस्ती बाध्य किया गया होगा? अजय गोंदिया। अजय गोंदिया से। अजय गोंदिया से इन्होंने सवाल पूछा है कि भारत में जो हिंदू धर्म में निम्न जातियां थी, उन्होंने अस्पृश्यता के कारण या फिर अन्याय के कारण या फिर शोषण के कारण पहले मुस्लिम धर्म और बाद में ईसाई धर्म बड़े पैमाने पर स्वीकारा। ये तो बात समझ में आती है, लेकिन उच्च जातियों के लोगों ने भी क्यों ये धर्म स्वीकारा, उसके पीछे का कारण क्या होगा? ये देखिए, हर जमाने में धर्म परिवर्तन में जो भी लोग धर्म अपना परिवर्तन करते हैं, उसमें कुछ इने गिने लोग जो होते हैं, वो अपने बुद्धि के आधार पर, अपने विचारों के आधार पर धर्म परिवर्तन करते हैं। यानी जैसे महाराष्ट्र में तिलक है, लोकमान्य तिलक नहीं, दूसरे तिलक, उन्होंने धर्म स्वीकारा, वो क्रिश्चियन बने, तो विचारों के आधार पर बने। महात्मा गांधी भी जब अफ्रीका में थे, तब उन्होंने बाइबल पढ़ा। उनके एक यूरोपियन क्रिश्चियन पादरी के साथ में वो उनके साथ बहुत बातचीत करते थे। ये यूरोपियन पादरी मित्र को ऐसा लगता था कि महात्मा गांधी क्रिश्चियन बनेंगे, लेकिन वो बने नहीं, लेकिन वो प्रभावित तो हुए थे। तो कुछ लोग प्रभावित होकर धर्म परिवर्तन करते हैं विचारों के आधार पर, यह बात तो सही है। कुछ लोग जो होते हैं वो शासक का धर्म स्वीकारते हैं। शासक का धर्म स्वीकारने में कुछ फायदे होते हैं। जैसे भारत में कुछ लोगों ने पहले मुस्लिम धर्म स्वीकारा, उसके पीछे बड़े फायदे थे। अगर आप मुस्लिम बनते हो तो आपको बड़ा ओहदा मिलता है, बड़े फायदे मिलते हैं। हालांकि अकबर जैसा बादशाह था, उसने हिंदू से शादी की, लेकिन ना ही उसका धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया, ना ही जिसने अपने बेटी दी उसने अपना धर्म परिवर्तन किया। ये दोनों उदाहरण आपको मिलते हैं कि कुछ शासक यंत्रणा ऐसी थी कि जिसमें आपने धर्म परिवर्तन किया क्या और नहीं किया क्या, फिर भी आपका महत्व कायम रहता था। आपके गुणों के आधार पर आपको महत्व मिलता था। औरंगजेब के मुगल साम्राज्य में भी मिर्जा राजे जयसिंह जैसा हिंदू आदमी आखिरी तक बड़े ओहदे पर था। ऐसे कई उदाहरण हैं। लेकिन कुछ लोग फायदा मिलने के लिए शासक का धर्म स्वीकारते हैं। यह दुनिया का इतिहास है, वो भी हमारे देश में हुआ है। और ये फायदा उठाने वाले लोग कौन रहेंगे? यहां के वो बड़े जातियों के ही लोग रहेंगे, जो पहले से कुछ जगह एस्टेब्लिश है, सरदार है, राजा है, कम से कम जागीरदार है। और ये तो जाति के आधार पर ही होता था पहले। तो इसलिए आपको कुछ लोग मुस्लिमों में भी बड़े जातियों से आए हैं, उच्च जातियों से आए हैं ऐसे दिखते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। वही बात क्रिश्चियनों में है। जब यहां अंग्रेजी शिक्षा शुरू हुई, सरकारी नौकरियां और ओहदे बंटने लग गए, तब कुछ उच्च जाति के लोगों ने क्रिश्चियन धर्म को स्वीकारा। लेकिन इनकी भी संख्या बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, यह संख्या मर्यादित है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या मुस्लिमों में और क्रिश्चियनों में
धर्म परिवर्तन कर गई हिंदुओं में से, वो निम्न जाति की थी। यानी सावरकर जी ने कई उदाहरण अपने किताबों में दिए। यानी कैसे कैसे धर्म परिवर्तन हुए, क्रिश्चियनों के जमाने के कुछ धर्म परिवर्तन के उदाहरण उन्होंने दिए। कुएं में ब्रेड डाली, कुएं में ब्रेड डालने के बाद में सबने पानी पिया, गांव के लोगों ने। जिन जिन लोगों ने पानी पिया उन लोगों को गांव के जो प्रमुख उच्च जाति के लोग थे उन्होंने उसका बहिष्कार कर दिया। हे बाटलेत, यानी ये अपवित्र हो गए, हकाल दिया उन्होंने अपने धर्म के बाहर। उन लोगों ने क्रिश्चियन धर्म स्वीकारा। अब ये सिंपल टेक्निक हो गया कि पाव खाया कि क्रिश्चियन। अब हिंदू धर्म में कुछ बंदियां थी। एक थी सिंधु पार जाना, समुंदर पार नहीं जाने का। जो समुंदर पार जाता है वो धर्म भ्रष्ट होता है। महात्मा गांधी को यह भुगतना पड़ा। जब वो बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड जा रहे थे तो उनके जाति के लोगों ने उनको बहिष्कृत कर दिया। उन्होंने बहिष्कृत होने की तैयारी रखी। अब दूसरा कोई वीक आदमी होता तो बहिष्कृत होने के बाद में क्रिश्चियन धर्म स्वीकार लेता। अब गांधी जी कोई निम्न जाति के तो थे नहीं, लेकिन बहुत ऊंची जाति के भी नहीं थे, मध्यम जाति के थे। तो उस जमाने में छोटे छोटे कारणों से जाति बहिष्कृत किया जाता था। पाव खाया गए, ये ब्रेड खाना, पाव, इससे धर्म परिवर्तन। मुस्लिम काल में मुस्लिम शासक जब थे तब कई निम्न जातियों को, लोगों को यह आकर्षण था कि मुस्लिमों में इक्वेलिटी है, कोई भी हो सब लोग मिलकर एक ही थाली में खाते हैं, उनकी प्रथा है। वहां कोई अस्पृश्यता अमल में नहीं लाता है, यह भी आकर्षण था। इसलिए इजीली बड़े पैमाने पर इस देश में मुस्लिम परिवर्तन हुआ, धर्म परिवर्तन हुआ, और वो निम्न जातियों में से हुआ और खासकर दलित जातियों में से हुआ। उसके पीछे का ये बहुत बड़ा कारण रहा है। अभी हमको ये सबसे अच्छे ढंग से पता है, हम जानते हैं। आज भी वो जातियां मिलती है। मैं मेरा अनुभव बताऊंगा, ये जातियां धर्म परिवर्तन करने के बाद भी कायम रही है। भारत के क्रिश्चियनों में भी जातियां मानी जाती है। मैं अनुभव कहूंगा, एक व्यक्ति को मैं मिलने गया, मैं ऐसा मानता था, उन दिनों में हमारा आंदोलन ही चल रहा था, जाति तोड़ो जानवा तोड़ो आंदोलन चल रहा था। उन्हीं दिनों में मैंने अपना नाम मानव रखा। उन्हीं दिनों की बात, एक क्रिश्चियन फैमिली से मिलने गया, क्योंकि मेरे पहचान के, मेरे नज़दीक एक व्यक्ति की शादी वहाँ होने वाली थी। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे निचले जाति के लोगों से शादी नहीं करते, क्रिश्चियन। हम तो ऊंचे जाति के हैं, हम निचले जाति के व्यक्ति से शादी नहीं करते। लेकिन क्या करें, मेरे बेटे को बहुत पसंद है वो लड़की, इसलिए हम शादी कर रहे हैं। मैं शॉक रह गया, उस रात को मैं सो नहीं पाया। तब तक मैं मानता था कि क्रिश्चियनों में जातियां नहीं होती है। अब धर्म परिवर्तन दोनों फैमिलीज ने 3-4 पीढ़ियां पहले किया था, यानी अभी अभी किया ऐसा नहीं था। 4-4, 5-5 पीढ़ियां होने के बाद भी वो ध्यान में रखते थे कि हमारी जाति ऊंची है, हमारी जाति निचली है। इसलिए आचार्य दादा धर्माधिकारी कहते थे, जी कधीही जात नाही ती जात, जो कभी जाती नहीं वो जात, मेल्यावरही जात नाही, मरने के बाद भी जाती नहीं।
मरने के बाद भी पूछते हैं कि ये कौन जात का प्रेत है, इसको कंधा देना कि नहीं देना, क्योंकि निचले जाति के लोगों के प्रेत को ऊंचे जाति के लोग कंधा नहीं देते। तो ये हमारी मानसिकता है। तो इसलिए ऊंची जाति के लोगों का धर्म परिवर्तन कम हुआ। उसमें दो प्रकार है। पहला प्रकार है विचारों के आधार पर बुद्धि को जचा इसलिए। नंबर दो, कुछ लोभ के कारण, शासकीय राजकीय फायदा उठाने के प्रलोभन के कारण, इसलिए ऊंचे जाति के लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया। और निम्न जातियों के लोगों ने बड़े पैमाने पर जो धर्म परिवर्तन किया उसके पीछे का सही कारण था, बड़े पैमाने पर यह कारण था, और वो था अस्पृश्यता और उसके दाह, और उसमें से छुटका मिलने का अवसर। शायद हम क्रिश्चियन धर्म गए तो हमको प्रतिष्ठा मिलती है, इंसान समझा जाता है। मुस्लिम धर्म गए तो इक्वेलिटी से बर्ताव किया जाता है, इंसान समझा जाता है। ये हमने समझ लेना चाहिए। इसलिए आज जो भारत में ईसाई है, मुस्लिम है, वे यहीं के लोग हैं। वैसे भी देखे जाए तो पूरे दुनिया के लोग एक ही है, धर्म तो बाद में आए हैं। आज का इंसान जिस ढंग का है उस ढंग के इंसान के आयु कम से कम 1 लाख सालों की है, और धर्म तो 2500 साल पहले से पैदा हुए हैं। तो सभी इंसान तो वैसे एक है, लेकिन इतना पुराने इतिहास में भी न जाए, 700-800 साल पहले भी चले जाए, या फिर ईसाई धर्म की बात करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 300 साल पहले, तो ये सभी पहले भारत के ही लोग थे जिनको हम हिंदू कहते थे, वही मुसलमान बने हैं, वही ईसाई बने हैं। ये फैक्ट हमने समझ लेने चाहिए। ये अगर समझते हैं तो हमारी गलतियों के कारण इन लोगों को धर्म परिवर्तन करना पड़ा, ये ध्यान में आएगा, और शायद हिंदू मुस्लिम इस तरफ देखने का हमारा रवैया बदल पाएगा। आपने हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम या आतंकी हमलों के लिए बाबरी मस्जिद के बारे में बोला है, पर कश्मीर में तो हिंदुओं का 89 से ही बाहर निकलना शुरू कर दिया था, तो फिर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अशोक दुआ, दिल्ली से। अशोक दुआ दिल्ली से, इन्होंने सवाल पूछा है कि अब बाबरी मस्जिद के बाद ही आतंकवादी बड़े पैमाने पर भारत में गतिविधियां शुरू हुई, ऐसा कह रहे हो। लेकिन कश्मीर में तो 89 से ही पंडितों को बाहर निकाल दिया, तो फिर आप कैसा कैसा कह रहे हो? मैंने कहा कि 71 से पाकिस्तान, 72 में जब बांग्लादेश अलग हुआ, तब से ही पाकिस्तान बड़े पैमाने पर गृह युद्ध छेड़ चुका है, क्योंकि वो डायरेक्टली भारत के साथ में तो लड़ाई नहीं कर सकता था, तो उसने आतंकी गतिविधियां बड़े पैमाने पर फैलाने का काम भारत में शुरू किया। लेकिन उनको मुस्लिम सपोर्ट नहीं मिलता था, इसलिए वो गतिविधियां अपनी बड़ी पैमाने पर बढ़ा नहीं पाए। सिखों का मिला, आप जानते हो, सिख बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए, सिखिस्तान के आंदोलन हुए, सिख आतंकवादी की सबके से आपको मालूम है बहुत अच्छे ढंग से, और ये सभी बातें बाबरी मस्जिद के पहले की बातें, खलिस्तान की बात आप जानते हो। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने सभी टेररिस्ट एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे थे। कश्मीर में 89 में पंडितों को हकाला गया, ये बात सही है, साल आगे पीछे हो सकता है। आपने कहा 89, इसलिए मैं 89 ले रहा हूं। मैंने कोई इस बात का अभी रिसर्च नहीं कर रखा है, जो मेरे जहन में जितना याद है उतना कह रहा हूं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो 89 में उनको हकाला वहां से, लेकिन तब भी कश्मीर का वातावरण बहुत अच्छा था। कश्मीर में बड़े पैमाने पर टूरिज्म शुरू था,
वहां का वातावरण पूरी तरह से बिगड़ा नहीं था। हिंदू मुस्लिम दंगे तो भारत में होते आए हैं। मेरे जीवन की सार्वजनिक शुरुआत ही हिंदू मुस्लिम दंगों से हुई है। 71 में जो दंगे हुए थे, 71 72 में अहमदाबाद में, तो मैं पहली बार 71 के वो शिविर में गया था। मुझे अभी भी याद है, धूपकाली की बात है। 71 होगा या 72 होगा, गर्मियों की छुट्टी में वो शिविर था। और हिंदू मुस्लिम दंगे जिन बस्तियों में हुए थे, उस बस्तियों में हम शोकपीठ खोदने का, यानी बाथरूम तैयार करने का काम कर रहे थे। 15 दिन तक था मैं वहां पर। हिंदू मुस्लिम दंगे पहले भी हमारे देश में होते थे, वो तो इतिहास बहुत पुराना है, अंग्रेजों ने उसकी नींव डाली थी। लेकिन टेररिस्ट एक्टिविटी को इतना बढ़ावा नहीं मिलता था। ये बढ़ावा सही माने में मिलना शुरू हुआ टेररिस्ट एक्टिविटी को, वो बाबरी मस्जिद कांड के बाद मिला। ये देखिए, बारीकी से देखिए। मैं मुस्लिम आतंकवादियों की बात कर रहा हूं। वैसे आसाम, बोडोलैंड वगैरह वगैरह इस जगह पर एक्टिविटीज पहले भी चलती रही है। वो तो मुस्लिम नहीं है, उसमें काफी क्रिश्चियन लोग भी है विद्रोहियों में। उनको भी पाकिस्तान मदद करता रहा। पाकिस्तान शिख कोई मुस्लिम नहीं है, शिखों को पाकिस्तान मदद करता रहा। ये तो जाहिर तरीके से सभी जानते हैं। पाकिस्तान की मदद भी शिखों के आंदोलन को मिलती थी, खलिस्तान के आंदोलन को। उन सबको हम बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल कर पाए। उसके पीछे का कारण था कि पंजाब बहुत अमीर प्रांत था और अमीर लोग अपना ज़्यादा नुकसान सहन नहीं कर सकते हैं, एक लिमिट से ज़्यादा। ये उनकी मर्यादा होती है और इसलिए शायद जल्दी से हम पंजाब पर कंट्रोल पा सके। इवन ये टेररिस्ट एक्टिविटी जो चली बॉर्डर्स में, वहां भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर वो फैल नहीं पाई जितनी बाद में जाकर कश्मीर में फैली। जबकि कश्मीर की पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पर खड़ी थी, पूरा टूरिज्म तहस नहस हो गया। कश्मीर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, आम इंसान का वहां का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। भारत में टेररिस्ट एक्टिविटीज चली बड़े पैमाने पर, वो बाबरी मस्जिद के बाद की बात है, उसको बल मिला है। ये इतिहास को आप ध्यान में रखिए। हिंदू मुस्लिम छुटपुट दंगे हमारे देश में होते आए हैं, बहुत बड़े नहीं हुए लेकिन होते आए हैं। उसकी नींव पहले से फोड़ा और जोड़ा, सेपरेट करो और राज करो, ये नीति ने अंग्रेजों ने बोए हैं। उनकी वो नीति रही है, उसके वो परिणाम रहे। उसके पहले शायद इतना हिंदू मुस्लिम अलगाव नहीं था, इतना बड़े पैमाने पर नहीं था। उसकी नींव उन्होंने डाली। स्वतंत्रता आंदोलन में ये दरार कम करने का प्रयास हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने दरार बढ़ाने का काम किया, दोनों तरफ से, हिंदुओं की तरफ से कुछ लोगों ने और मुस्लिमों की तरफ से। सबको मालूम है जिन्ना वगैरह उसके आखिरी के अग्रणी रहे और ये दरार बढ़ती ही गई। अब जो भारत में बचे थे मुस्लिम, वो तो खुद बचे थे ना यहां पर, उनको चॉइस था पाकिस्तान जाने का। ठीक है, जब सेपरेट हुआ भारत पाकिस्तान, तब उस वातावरण में जाना असंभव था या फिर बहुत डेंजरस था, लेकिन उसके बाद तो जा सकते थे। जो बचे वो तो खुद रहे ना यहां पर। गरीब थे, उनको तो कुछ जमीन नहीं होती, कुछ नहीं, वो पाकिस्तान भी जा सकते थे। जो बचे वो अपने खुशी से यहां रहे थे। मजबूरी में रहे होगे तो भी निर्णय तो उनका था। तो उसके बाद में तो ये वातावरण बचने का कोई कारण नहीं था। वातावरण बदलना चाहिए था, बदल भी सकता था, लेकिन हमने नींव डाली है। थोड़ा शांति से सोचिए, फिर आपके ध्यान में आएगा कि ये कितना बड़ा षड्यंत्र है, साजिश है। जो लोग 2 के ऊपर कभी एमपी चुनकर नहीं आते थे, वो आज पूरी तरह से भारत पर राज कर रहे हैं। सरकार में पहुंचे कैसे? हिंदू मुस्लिम द्वेष, ये आधार रहा है।
बहुत बहुत बुरी चीज़ है ये कहने के लिए, लेकिन ये फैक्ट है कि नहीं ये जांच कर आप देखिए। और कुछ लोग अगर इसका समर्थन करते तो मुझे कुछ कहना नहीं है। इंसान को मारकर अगर राज करना कुछ चाहते हैं तो ऐसे बहुत से हो गए हैं हमारे इतिहास में। हिटलर भी उनमें से एक है। मैं तो गांधीवादी हूँ, मैं गांधी के विचारधारा को मानता हूँ। शत्रुओं से भी प्रेम करना हमने सीखना चाहिए, मानने वाला मैं व्यक्ति हूँ। और मेरे काम में उसी ढंग से आज तक मैं काम करते आया हूँ, और इसीलिए आरएसएस का भी मैं द्वेष नहीं करता हूँ। मित्रों को भी उतना ही चाहता हूँ, और जिन लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने मुझे मदद की है उनका भी उतना ही मैं आदर करता हूँ। लेकिन फैक्ट्स है वो फैक्ट्स है, मैं फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ। नेक्स्ट। आपने मीडिया के खिलाफ सोशल मीडिया की बात कही, पर सोशल मीडिया में भी कई बार सच क्या है ये तय करना मुश्किल हो जाता है। तो उसमें क्योंकि अलग अलग चीजें आती रहती, तो उसमें क्या सच माने? गणेश खेड़ेकर और ऐसा ही कुछ सवाल अशोक कुमार हुआ दिल्ली से। गणेश खेड़ेकर और अशोक कुमार गुहा दिल्ली से, इनका सवाल है। दुआ दुआ, अशोक कुमार दुआ और अशोक खेड़ेकर, इनका सवाल है। गणेश खेड़ेकर। बात फिर से मैं रिपीट करता हूं। गणेश खेड़ेकर और अशोक दुआ दिल्ली, इनका सवाल है कि आपने कहा कि आजकल मीडिया पर तो विश्वास नहीं रखा जा सकता है, बाकी प्रिंट और टीवी मीडिया पर, लेकिन सोशल मीडिया एक आशा की किरण है। लेकिन सोशल मीडिया पर इतनी विचित्र विचित्र बातें आती है, उल्टी पुल्टी बातें आती है, अलग अलग बातें आती है, तो किन बातों पर विश्वास करें और किन बातों पर विश्वास ना करें? आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, बेसिक सवाल है। सोशल मीडिया ये डेंजरस भी है, ये बहुत अच्छे ढंग से मैं जानता हूं, क्योंकि इसमें इतनी उल्टी पुल्टी बातें आती, कुछ भी आता, हर आदमी जो चाहे वो लिख सकता है और चाहे उस भाषा में लिख सकता है। हालांकि उसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जो व्यक्ति जो कह रहा है उसकी जिम्मेदारी उसने लेनी चाहिए। हमारे देश में जैसे कानून है, हम पत्रकार लोग लिखते आए हैं, तो हम कोई प्रेस में, पेपर में जो चाहे वो नहीं लिख सकते थे। मैं 15 साल तक पत्रकारिता करते आया हूं, हर आर्टिकल में कोर्ट केसेस की गुंजाइश होती थी। मुझे हर समय ये केयर लेनी होती थी कि मेरे पास ऐसे कम से कम प्रमाण चाहिए कि कल कोर्ट में मैं खड़ा हो जाऊं तो सामने का व्यक्ति हिम्मत ना करे कोर्ट जाने की। इतने प्रमाण तो मेरे पास चाहिए। हमारी एक स्टाइल थी कि हमारे पास अगर जानकारी है, 10 चीजों की जानकारी है, तो कम से कम 3-4 चीजों के प्रमाण ऐसे हमारे पास हो कि जो सिद्ध हो सके। तो फिर उसके आधार पर अगर जानकारी सच्ची है तो सच जानकारी हम लिख सकते हैं, 10 चीजों की जानकारी हम लिख सकते हैं। इतनी तैयारी तो हमको करनी पड़ती थी, और उसके बिन हमारे संपादक वो आर्टिकल भी नहीं छापते थे, क्योंकि कल जाकर कोर्ट में तो उनको खड़ा होना होता है, मालिक को खड़ा होना होता है। तो नेचुरली ये केयर ली जाती थी। ये केयर सोशल मीडिया में लेने की आवश्यकता नहीं होती है। जिसको जो लगा वो बोल दिया। नेहरू जी मुसलमान थे, गांधी जी लफड़ेबाज थे, जो कहना है सो कह डालो, किसी के बारे में कुछ भी कहो। आपके हाथ में मीडिया है, टाइप कीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, यूट्यूब पर बोलना है बोल दीजिए, लेकिन ये बहुत दिन नहीं चलने वाला है। इसकी जिम्मेदारी तय होने वाली है, आज नहीं तो कल होने वाली है। हर एक को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। अपनी जो बात कह रहे हैं उसके प्रमाण तो देने पड़ेंगे। आप जो कह रहे हैं उसके आधार के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, और ये जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। लोकतंत्र के साथ में केवल आपको आजादी नहीं मिलती है, उसके साथ में कर्तव्य आता है।
ये दोनों का संतुलन तो होना चाहिए। आज हमारे मीडिया में नहीं है, ये बात तो सच है। तो आज के जमाने में क्या किया जाए? इसी मीडिया ने उसका मार्ग हमें उपलब्ध कराया है और मुझे वो बहुत अच्छी बात लगती है। अगर आप एक बात को आपके सामने आने के बाद में वो सच है या झूठ है जानना चाहते हो, ये जानने की पूरी गुंजाइश ही आपको सोशल मीडिया ने उपलब्ध कर दी है, इंटरनेट ने उपलब्ध कर दी है। मेरे जमाने में ये प्रॉब्लम होता था कि सच क्या, खास करके विज्ञान के क्षेत्र में ये प्रॉब्लम होता था कि सच क्या है और झूठ क्या है, कैसे जाने। अब मैं तो साइंस का बहुत बड़ा साइंटिस्ट थोड़ा ही हूं, इंटर साइंस तक पढ़ा हुआ एक व्यक्ति हूं। बाकी अर्थशास्त्र के बारे में, बाकी ह्यूमैनिटीज के जितने विषय है, चाहे सोशियोलॉजी है, चाहे राज्यशास्त्र है, चाहे और कुछ है, वो आसानी से किताबें मिलाई जा सकती है, उनको पढ़ा जा सकता है, जानकारी निकाली जा सकती है। लेकिन साइंस के बारे में क्या करें, वो जानकारी कहां से प्राप्त करें, ये सही में अनुसंधान हुए कि नहीं, सिद्ध हुए कि नहीं, ये सवाल मैंने जयंत नारळकर जी, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उनको पूछा था। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे लिए बहुत आसान बात है, जो क्रेडिबल एनसाइक्लोपीडियाज है, साइंस ऑफ ब्रिटानिका जैसे, यानी ब्रिटानिका जैसे एनसाइक्लोपीडियाज है, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, जिनको पूरे दुनिया में और वैज्ञानिक जगत में भी एक प्रतिष्ठा है, ये सभी एनसाइक्लोपीडियाज हर बात दर्ज करते वक्त केयर लेते हैं। जनरली विज्ञान के क्षेत्र में जो भी संशोधन महत्व का होता है, वो 2 साल 3 साल के अंदर में उसमें आ जाता है। इसलिए तुम्हारे जैसे व्यक्ति ने यह मानना चाहिए कि उसमें जो दर्ज हुआ उतनी बात सच है, बाकी तो अधूरी बात है, यानी अभी तक वो सिद्ध नहीं हो चुकी। और एनसाइक्लोपीडिया में दर्ज होता है, अगर कोई संशोधन है तो ये प्राथमिक अवस्था में है, अभी तक पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो चुका है, या फिर इसके बारे में कुछ साइंटिस्ट के मतभेद है, दूसरा भी एक मत है, या फिर सबने इसको मान्यता दी है, निर्विवाद तरीके से सिद्ध हो चुका है, ये बातें नमूद होती है। विकिपीडिया भी थोड़ी बहुत केयर लेता है। अभी इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा इजीली अवेलेबल होता है विकिपीडिया, लेकिन विकिपीडिया 100% सच बात होगी ऐसा हम मान नहीं सकते। उनके क्राइटेरियाज इतने एक्यूरेट नहीं है, लेकिन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के एक्यूरेट है। इंटरनेट के जरिए हम उसमें घुस सकते हैं, जानकारी जांच सकते हैं। उसी ढंग से जो जानकारी हमारे पास में सोशल मीडिया में आती है, जो मत हमारे सामने आता है, उस पर किन किन के मत है ये इंटरनेट में ढूंढेंगे, यूट्यूब पर ढूंढेंगे, बाकी मीडिया पर ढूंढेंगे, तो मुझे लगता है बहुत अच्छे ढंग से सभी ढंग की जानकारी आपके सामने आती है। जैसा अभी आरएसएस ने ऐसा कहा कि गांधी जी ने कहा 1936 में, जब वर्धा में वो आए थे, और बाद में कभी तो भी दिल्ली में आए थे 1948 में, तब गांधी जी ने कहा कि आरएसएस एक बहुत शिस्त प्रिय संगठन है, वहाँ के स्वयंसेवक बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन उसी के साथ में गांधी जी ने यह भी कहा था कि जिस ढंग से वो सोचते हैं वो राष्ट्र के लिए बहुत एक दिन भयंकर स्वरूप ले सकता है। ये बात तुरंत आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगी। ये भी उसके साथ में बात कही थी हरिजन में गांधी जी ने, जो छप के आई थी वो बात। तो ये तुरंत काउंटर आपको मिल जाता है कहीं ना कहीं। तो ये सोशल मीडिया पर रिसर्च ओरिएंटेड अभ्यास करने की हमें आदत डालनी पड़ेगी। अब ये बाकी चीज़ों के बारे में तो हो सकता है, क्या कहा क्या नहीं कहा, वो प्रमाण ढूंढे जा सकते हैं, जिस किसी ने रेफरेंस दिया है उस रेफरेंस को ढूंढा जा सकता है, ये तो हम कर सकते हैं। लेकिन साइंस के क्षेत्र में ये कठिन हो जाता है,
तो वहां फिर हमको किसी उस क्षेत्र के एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ेगी। भाई मैंने इतना इतना सब सुना है, इतना इतना सब जाना है, इतना मेरे ध्यान में आया है, इसमें क्या सच हो सकता है क्या नहीं, उस एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ेगी। तो सोशल मीडिया में कन्फ्यूजन बहुत बढ़ता है, ये बराबर है। बहुत हमें जानकारी मिलती है, अलग अलग प्रकार की जानकारी एक ही चीज़ के बारे में रखी जाती है, ये भी सच है। लेकिन इसके बावजूद हम रिसर्च ओरिएंटेड अगर विचार करें तो उसमें का सच ढूंढ निकालते हैं। मुझे लगता है तार्किक विचारों के लिए आज ज़्यादा अवसर प्राप्त हुआ है, पहले से कई गुना ज़्यादा अवसर प्राप्त हुआ है। इतनी विविध प्रकार की जानकारी आपको एक ही चीज के बारे में प्राप्त होती है कि आपका तार्किक दिमाग बहुत अच्छे ढंग से काम करने की गुंजाइश उसमें से उत्पन्न हुई है। क्या सच है क्या झूठ है, ये विवेक सही माने में बलशाली बनाने का अवसर उसमें से हमें प्राप्त हुआ है। तो ये विवेक बुद्धि जागरूक करने के लिए हमें स्टडी करना पड़ेगा, जब चाहे आवश्यकता हो तब उस क्षेत्र के विद्वानों की मदद लेनी पड़ेगी। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका जैसे एनसाइक्लोपीडियाज की मदद लेनी पड़ेगी, और फिर ये सच झूठ में से हम सच को उठा पाएंगे। फिर भी अगर कोई सवाल बचता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं रिसर्च कर कर आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो मित्रों, अभी 11 बज रहे हैं, अभी यहाँ हमने रुकना चाहिए। कल का विषय मैंने आपके सामने कहा है, बड़े विस्तार से आपके सामने रखा है। क्या चमत्कार होते हैं, कोई कर सकता है? गॉडमैन, फकीर, संत चमत्कार कर सकते हैं। मैजिशियन के चमत्कारों में क्या अंतर है? क्या पुरातन काल में सच्चे चमत्कार हुआ करते थे? मैं चमत्कार प्रात्यक्षिक के साथ आपके सामने ये बातें कहने वाला हूं। पिछले रविवार को जो मैंने आपसे बात कही थी, तब मैंने यहूदी धर्म और क्रिश्चियन धर्म के चमत्कार बताए थे। इस समय मैं मुस्लिम धर्म के चमत्कारों के बारे में जो लोग कहते हैं वो बातें आपके सामने रखते रखते ये बातें कहने वाला हूं। ये अपना कल का विषय 8 से 11 तक चलेगा। पहले मैं अपनी बातें रखूंगा, चमत्कार आपके सामने कर कर दिखाऊंगा, कैसे किए जाते हैं वो बात भी आपको समझाऊंगा, और फिर उसके साथ में क्वेश्चन आंसर्स होंगे। मित्रों, कार्यशाला है, वर्कशॉप है, 4 दिन का ये वर्कशॉप है। 6 जनवरी से 9 जनवरी तक, 6.5 साल बाद हो रहा है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू सेल्फ हिप्नोसिस, हिंदी में ये वर्कशॉप होगा। सम्मोहन, स्व सम्मोहन व्यक्तिमत्व विकास कार्यशाला, ऐसा उसका नाम है। ये वर्कशॉप के बारे में सभी जानकारी आपको उपलब्ध है। यूट्यूब पर एक स्वतंत्र वीडियो है वर्कशॉप के ऊपर, स्व सम्मोहन व्यक्तिमत्व विकास कार्यशाला इसी नाम से, उसको आप सुन सकते हो। उसमें सभी जानकारी दी गई है, और आप संपर्क कर सकते हो क्षितिज से इस वर्कशॉप के लिए। जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया उसको सब्सक्राइब कीजिए। अपने मित्रों को, परिचित लोगों को भी प्रोत्साहित कीजिए। बेल आइकॉन भी दबाइए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। साथ ही फेसबुक को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मित्रों, ये अपने बेहतर इंसान बनाने के एक मोमेंट है। हम हैं उससे बेहतर इंसान बनने की ये कोशिश और बनाने की ये कोशिश है। इस कोशिश में हम सब साथ में शरीक होंगे। आप भी इसमें शरीक होइए, दूसरे लोगों को भी इसमें शरीक होने के लिए प्रवृत्त कीजिए। अपने जो भी सवाल आप पूछते हो उसके साथ में अपने मोबाइल नंबर भी डालते जाइए। अभी यहाँ रुकते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तू पाणी का आणून ठेवलं ते? तुला पाणी प्यायचं असं वाटलं? तुमचा आवाज बदलत आहे.
काहीतरी आजकाल आवाजाला झालं, लवकर बसतो. क्या हो रहा है समझ में नहीं आता. तूने पहले से सुना कि बीच में ही सुना? शुरू में सुना. तू सुनते आ रहा था कुठलं? अच्छा. श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं.